हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो ऊपर हमने स्टार्ट किया था आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो 11-12 मिनट हो गया था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर अभी अभी जो लेक्चर है उसमें आगे इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको भी मज़ा आए। इसलिए मैं बड़ा बड़ा लेक्चर भी उतना नहीं बनाता ताकि आपको भी पढ़ने में आपको लगे ना कि बहुत बड़ा है, मैं कैसे पढ़ूँ और आपको थोड़ा मज़ा आए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर दिया था। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। तो वी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट द फील्ड लाइंस कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। मतलब अगर हम बाहर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो पावर है वो बाहर तरफ जा रहा है, आउटवर्ड है मतलब। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कैरी इन्फॉर्मेशन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हैविंग ड्रॉन ए सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस द रिलेटिव डेंसिटी दैट इज क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेट्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हमने ये भी सीख लिया कि जो डेंसिटी जो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा भीड़ होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और वाइस वर्सा। द फील्ड लाइंस क्राउड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो जहाँ क्राउड ज़्यादा होंगे वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होंगे, भीड़ तो ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। और कम होंगे तो फील्ड वीक हो जाएंगे। फिगर 1.13 shows a set of field lines. We can imagine two equal and small elements of area placed at point R and S normal to the field lines there. तो फिगर 1.13 कहाँ पे बना है देखते हैं। तो फिगर 1.13 ऊपर होगा शायद। तो फिगर 1.13 में दिखेगा डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द डिस्टेंस एंड इट रिलेशन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो इसमें दिखिएगा वो अब मैंने आपको जैसे कोन वाला एग्जांपल दिया था तो उसके तरह ही कुछ बना है। तो रखा गया है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। It shows a set of field lines. We can imagine two equal and small elements of area placed at point R and S normal to the field lines there. तो मान लीजिए वो नीचे वाला जो कोन का हिस्सा है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर कोन शेप में निकल रहा है। तो मान लीजिए हमने वहाँ पे दो मतलब एक ये रख दिया, क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने दो क्या, एक मिनट सॉरी, स्मॉल एलिमेंट रख दिया, सॉरी हमने एक स्मॉल एलिमेंट रख दिया ऑफ एरिया प्लेस्ड एट पॉइंट आर एंड एस। तो पॉइंट आर में और एस में हमने दो स्मॉल एलिमेंट्स रख दिए। एक भी आर को रख दिया हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड इलाके में जहाँ पे क्राउड बहुत मतलब रिलेटिवली कम थे, और एस को रख दिया हमने वो एरिया में मतलब वो जगह में रख दिया जहाँ पर रिलेटिवली फील्ड वीक थे और क्राउड कम था। तो आगे बोलता है the field lines crowd where the field is strong and are placed apart where it is weak. So shows the set of field lines. We can imagine two equal and small elements of area placed at point R and S normal to the field lines there. The number of field lines in our picture cutting the area elements is proportional to the magnitude of field at these points. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोला है दिखेगा कि the number of field lines in our picture cutting the area elements is proportional to the magnitude of field at this point. तो जितने ज़्यादा फील्ड लाइंस वो एरिया जो एलिमेंट हमने लिए हैं उसमें से कट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा जो फील्ड है कट कर रहा है वो ही हमको बताएंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। तो हम जैसे देखेंगे कि जो आर में से दो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं और एस में से एक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आर में से है उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग रीजन में है। और अगर
देखिएगा एस में एक ही फील्ड लाइन्स पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एस है वो वीक फील्ड वाले रीजन में है। तो ऐसे भी करके हम लोग मतलब जान सकते हैं। तो ये बस ऊपर जो हमने मतलब पहले से जो मतलब जो स्टेटमेंट मतलब हमने समझा था कि जो जहाँ पे डेंसर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होते हैं, वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जगह वाइस वर्सा। तो उसी का एक तो रूप दिया गया है, एक तो एक्सपेरिमेंटली तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया गया है। तो आगे देखते हैं। मैं वैसा कहाँ आता हूँ, भूल जाता हूँ, सॉरी लेट होने के लिए। So the picture shows that the field at R is stronger than S. तो जैसे हमने डिस्कस किया, field at R is stronger than the S. To understand the dependence of the field lines on the area, or rather than the solid angle subtended by area element, let us try to relate the area with a solid angle. So a generalization of angle to three dimensions. Recall how a plane angle is defined in two dimensions. Let a small transverse line एलिमेंट डेल्टा एल भी प्लेस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट ओ। तो मान लीजिए एक स्मॉल ट्रांसवर्स एलिमेंट डेल्टा एल प्लेस किया गया है डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ। देखिए आप देखिएगा पॉइंट ओ से डेल्टा एल डिस्टेंस में, वेट अ मिनट सॉरी, सो द एंगल सबटेंड बाय डेल्टा एल एट ओ। तो ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है डेल्टा एल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर। लाइकवाइज इन थ्री डायमेंशन द सॉलिड एंगल सबटेंड्स by a small perpendicular plane area delta s at a distance r can be written as delta s by r square. We know that in given solid angle the number of radial field lines is same. In figure 1.13 for 2 points P1 and P2 at a distance r1 and r2 from the charge, the element of area subtending the solid angle delta phi is r1 square delta phi at P1 and the element of area r2 square and P2। तो जो 2 पॉइंट है P1 एंड P2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2, तो देखिए जो पॉइंट हमें दिखेगा इसमें P1 और P2 जो डिस्टेंस है, तो O से P1 का डिस्टेंस हम OP1 है R1 है, और O से P2 का डिस्टेंस है R2। तो देखिएगा तो 2 पॉइंट्स P1 P2 जो डिस्टेंस R1 R2 से हैं, द एलिमेंट ऑफ एरिया सबटेंडिंग द सॉलिड एंगल। तो जो एरिया वो सबटेंड कर रहे हैं सॉलिड एंगल, जैसे कि ये कोन है मान लीजिए, तो इसमें अगर हम लोग एक पीस अगर काट देंगे तो ये जो ये हुआ इसको हम लोग सॉलिड एंगल की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, निकाल देंगे तो उसी तरह कुछ होता है। तो distance around R2 from the charge, the element of area subtending the solid angle phi is R1 square। तो जो एंगल वो सबटेंड कर रहे हैं उसका वैल्यू होगा R1 स्क्वायर डेल्टा फाई, और R1 स्क्वायर डेल्टा फाई एट P1 में, और अनदर एलिमेंट जो एरिया सबटेंड करेंगे वो होगा R2 स्क्वायर डेल्टा फाई एट P2 रेस्पेक्टिवली। The number of lines, the numbers of field lines, say n cutting these area elements, तो elements are the same, the number of field lines cutting unit area element is therefore n by r। तो जितना नंबर ऑफ एरिया उसको ये कट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे n by r square delta phi at P1 and respectively at P2। Since n and delta phi are common, the strength of the field nearly has a 1 by r square dependence। तो ये जितना भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो हमें बेसिकली बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंस है 1 बाय आर स्क्वायर से। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बस इन शॉर्ट आप इतना ही समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ईच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आगे बोलता है द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइन्स वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड चार्ज कॉन्फिगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अभी देख रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन किया था, इनका इन्वेंशन किया था फैराडे ने, ताकि हमें एक नॉन मैथमेटिकल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विजुअलाइज कर सके। इसीलिए फैराडे जी ने ऐसे टेक्निक यूज किया था। फैराडे कॉल्ड दीज लाइन्स ऑफ फोर्स। फैराडे ने उस समय इसको लाइन्स ऑफ फोर्स बोला था। दिस टर्म इज somewhat misleading स्पेशली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो टर्म इन्होंने यूज़ किया था लाइन ऑफ फोर्स, वो कहीं ना कहीं somewhat मिसलीडिंग कर रहे थे, स्पेशली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो थोड़ा मिसलीडिंग कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो वो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो थोड़े मिसलीडिंग करते थे। सो द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इसीलिए उन्होंने फिर रिवाइज करके इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया। तो उसी दिन से हम लोग आज तक और अनंत काल तक बोलते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दैट वी हैव अडॉप्टेड इन दिस बुक। So electric field lines are thus a way of pictorially mapping of electric field around the configuration of charge। देखा हमने समझा कि electric field lines is in general a curve drawn in such a way that a tangent to it at each point in the direction of the net field at that point. An arrow on the curve is obviously necessary to specify the direction of electric field from the two possible directions indicated by a tangent to the curve। field lines in space curve that is a curve on 3 dimension। तो हमेशा इसमें बोल रहा है कि आप एरो हमेशा यूज़ कीजिएगा जब भी बनाइएगा, क्योंकि पता चलेगी जो फील्ड लाइन्स है वो किस तरफ ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरो हमेशा बनाइएगा। तो फिगर 1.14 shows the field lines around some simple charge configuration। As mentioned earlier, field lines are in 3-dimensional space. Through the figure shows them only in a plane। The field lines are a single positive charges are readily outward, while those of a single negative charge are readily inward। तो यहाँ पे दिखेगा फिगर 1.14 में हमें बहुत सारे तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो जनरली तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कि हमने कोन वाला पढ़ा, अगर कोन के पूरे टिप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो वो मतलब पूरा कोन के एरिया को कवर करके वो निकलेगा, तो वो एक 3 डायमेंशनल हुआ। और 3 डायमेंशनल का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो जैसे कि एक बॉल के मान लीजिए बीचों बीच एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है, तो उसमें से अगर जो बॉल के बीचों बीच एक चार्ज पार्टिकल रखा गया तो 3 डायमेंशनली मान लीजिए पूरा हर डायरेक्शन से जो फील्ड निकलेगा तो वो तो बॉल का शेप ले लेगा। तो ये एक तो मतलब एक्चुअली में ऐसे होता है, फिर से ऐसे डायमेंशनल होता है, लेकिन हम लोग उसको कॉपी पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कॉपी में हम लोग इस तरह ये इसे दिया गया है ऐसे यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर ये यहाँ पे एक तो चार्ज रखा गया है और इसमें से देखिए फील्ड लाइन्स बाहर आ रहा है, तो ये क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे हमने पढ़ा था कि आउटवर्ड होने से पॉजिटिव होता है और इनवर्ड जाने से नेगेटिव होता है। एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है बोर्ड लेवल में, तो आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट वाले केस में वो बाहर जा रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, और सेकेंड वाले केस में वो अंदर जा रहा है मतलब नेगेटिव। लेकिन थर्ड वाले में देखिएगा वो कुछ अलग ही टाइप का थोड़ा फील्ड लाइन्स बन रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप जानते होंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब हम लोगों ने पॉजिटिव को एक साथ रख दिया तब भले ही यहाँ इसमें से आउटवर्ड तो गए, लेकिन जब ये वाला ई सेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा था
और इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा था, तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब वो एक दूसरे को रिपेल किए, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस वाले हैं। तो तो रिपेयर करने की वजह से वो दिखे इस तरफ घूम गए और ऐसे कुछ इस तरह बन गए। तो हमेशा याद रखिएगा, दो अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उसका फील्ड लाइन्स ऐसे बनेगा। जो आप अगर कॉमन सेंस पे लगा देंगे तो फिर आपको याद रखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बस इसमें याद रखिएगा कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। सिमिलरली देखिएगा, अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता ही है और नेगेटिव में आता ही है। देखिए जैसे पॉजिटिव में निकल रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो बस सिंपल रिपोर्ट वाले केस में पॉजिटिव से निकल के ये नेगेटिव में चल जाएगा और फिर ये ऐसे हर साइड में होगा और ये एक स्पाइडर टाइप बन जाएगा। तो ये पूरा पैराग्राफ में यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो आगे का रीडिंग कर लीजिएगा, आपको पूरा चमक जाएगा और आपको पूरा अच्छा से समझ आ जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। फील्ड लाइन्स जो होते हैं, जैसे कि हमने फोर्थ वाले में पढ़ा कि वो हमेशा देखा कि जो फील्ड लाइन्स है वो हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगे और नेगेटिव में आकर टर्मिनेट होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पहला पॉइंट, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे बी स्टार्ट एंड एंड इन्फिनिटी। तो अगर एक चार्ज होगा तो वो ओरिजिनेट ही होंगे और कहीं पर टर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो इसलिए वो इन्फिनिटी तक जाएंगे हमेशा। अगर एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि पॉजिटिव से निकलता है और पॉजिटिव से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में आके टर्मिनेट होता है, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। तो पहला आपने देख लिया। तो सेकंड जो पॉइंट है बोलता है कि इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर चार्ज फ्री रीजन हुआ, चार्ज नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर फिर चार्ज फ्री रीजन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ मतलब कर्व्स ऐसे कुछ नहीं आएंगे, वो कंटिन्यूस कर्व्स होंगे लेकिन कुछ ब्रेक्स नहीं होंगे उसमें। कंटिन्यूसली ऐसे लाइन्स होंगे, इसमें कंटिन्यूसली होंगे। तो द टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड, द फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव ए यूनिक डायरेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। तो टू फील्ड लाइन्स है वो कभी भी आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये वाला आप इस थर्ड वाले केस में देखिएगा कि जो यहाँ पे जो है रेपेल जो हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जाके वो मिल जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो अगर वहाँ पे हम लोग एक तो कॉम्पास रख देते तो यूनिक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव ए यूनिक डायरेक्शन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूनिक डायरेक्शन बोले एक तो नॉर्थ की तरफ दिखाना चाहिए, साउथ की तरफ, तो एक टाइम में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कभी भी देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर कभी भी नहीं होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर एग्जाम में आता है। ऐसे मतलब पूछ सकता है कि वाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड कैंट बी इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो बस एक दो मार्क का ऐसे आप दो लाइन लिख देंगे, बिकॉज नेवर पॉसिबल इफ दे रीड फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव ए यूनिक डायरेक्शन इट इज एब्सर्ड। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऐसे लिख दीजिएगा, तो आपको एक या दो मार्क जो भी है आपको मिल जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक field lines do not form any closed loops. This follows from the conservative nature of electric field chapter 2। तो जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन्स होते हैं वो कभी क्लोज लूप्स भी नहीं बनाते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, जो कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप्स क्यों नहीं बनाते।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग 1.9 टॉपिक जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पढ़ेंगे और और पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।